हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, क्योंकि पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीन इंपॉर्टेंट मटेरियल बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं। और वन बाय वन करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, उनके डिसएडवांटेज थे जिसमें उसके हम लोगों ने एनालिसिस किया, क्या डिसएडवांटेज थे। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, नेबरिंग इंटरेक्शन नहीं था, उसका ड्रॉबैक जो था वो फिर हम लोगों ने ओवरकम किया। कहां पे, हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। क्या ऐसा मटेरियल मिला जो नेचुरली बहुत नेबरिंग अलाइनमेंट के साथ हमें मिला, जिसमें हमें थोड़ी सी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और हमारा काम बन गया, जिसको हम वाइडली आज की तारीख में मशीन्स में, खासकर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सब जगह यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं तीनों मटेरियल का कंपैरिजन कराऊंगा, हर एक पॉइंट का कंपैरिजन कराऊंगा। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, जितने अभी तक आपने लेक्चर पढ़े वो सबका रिवीजन भी हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही की पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। मैं डायरेक्टली ये पॉइंट हो सकता, मतलब मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, क्योंकि कई सारी जेई की कोचिंग्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, रटवा दिया जाता है। बट आप रटोगे, मगअप करोगे तो आप वापस भूल जाओगे। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ लोगे, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हम लोग, मैं बहुत ऊपर ऊपर सतह से आपको पढ़ा रहा हूं, और जो डेप्थ की भी चीजें हैं उसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब देखना, इस लेक्चर में आप देखोगे कोई भी आप नई चीज नहीं पढ़ोगे, वही चीज कंपैरिजन वाली एक साथ में कंपैरिजन करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में इस एक ही जगह से काम हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला है कि भाई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये तीनों मटेरियल कैसे रिएक्ट करेंगे, सब आपको पता है। जैसे अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक बोलेगा मैं तो रिपेल करूंगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आई और इस तरीके से रिपेल हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई और ये रिपेल कर दिया। तो डायमैग्नेटिक क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक क्या बोलेगा, पैरामैग्नेटिक, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम, है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या बोलेगा, पैरामैग्नेटिक बोलेगा कि मैं तो क्या करूंगा, स्लाइटली अट्रैक्ट करूंगा, या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वीकली अट्रैक्टेड। क्या बोल सकते हैं इसको, वीकली अट्रैक्टेड, मतलब थोड़ा सा फील्ड ये सीधी सीधी तो ऐसे ही पास कर देगा, है ना। तीन ऐसे आया, पास कर दिया। ये जो बाहर जाने वाली थी इसको थोड़ा सा ले आएगा, इसको भी थोड़ा सा ले आएगा। हम ये बोल सकते हैं वीकली अट्रैक्टेड। वीकली अट्रैक्ट तो करेगा बट बहुत ताकत के साथ नहीं, बहुत ही वीकनेस के साथ। फेरोमैग्नेटिक क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक बोलेगा मैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करूंगा। तो बहुत बाहर बाहर की भी क्या करेगा, अपने सेंटर पोर्शन से पास कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बहुत बहुत बहुत, है ना, ये फिर वापस जाके ये, तो ये बोलेगा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, तीनों के बारे में अच्छे खासे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले लिए, तो ये कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया। तो पहला पॉइंट याद रखना ये, है ना। चलो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एटॉमिक स्पेसिंग। तो आप सबको पता है एटॉमिक स्पेसिंग डाई और पैरा में थोड़ा सा वाइडली स्पेसिंग रहता है ना। ये मान के चलो मैं इससे बना देता हूं, इससे बना दिया, है ना। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा दूर दूर रहेगा, थोड़ा सा ये जो एटम्स की जो स्पेसिंग है थोड़ी सी वाइड रहेगी, है ना, बहुत पास में नहीं रहेगी। सिमिलरली पैरा में भी क्या रहेगा, वाइड रहेगा, थोड़ा सा वाइड रहेगा, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे एटम्स की पोजीशन। तो वाइडली स्पेसिंग बोल सकते हैं। स्पेसिंग कैसी है, वाइड, वाइड स्पेसिंग। इन दोनों में क्या है, मैं लिखवा दूंगा, है ना। और यहां पर क्या है, बहुत डोमेन्स के फॉर्म में होगा। पहली चीज तो क्या है, ये यहां पे अपना अपना एक एरिया बटा रहेगा, अपना अपना एक एरिया बटेगा, और उस एरिया में बहुत ही क्या रहेंगे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, बहुत पास में रहेंगे। बोल सकते हैं हम लोग कि नाइबरिंग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, हाईली नाइबरिंग इंटरेक्शन, है ना। यहां तो एब्सेंस ही था, नाइबरिंग इंटरेक्शन कुछ भी नहीं था, नेबरिंग इंटरेक्शन, है ना, नेबरिंग इंटरेक्शन, नेबरिंग इंटरेक्शन, स्ट्रांगली नेबरिंग इंटरेक्शन रहेगा ये। ठीक है, ये ऑलरेडी पता थी। तो हम ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एटम की स्पेसिंग डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में कैसी रहती है। आप बोलेंगे वाइडर। क्या बोलेंगे, वाइडर। मैं लिखवा देता हूं यहां पे, वर्ड लिखवा देता हूं, वाइड स्पेसिंग। इन दोनों में वाइड स्पेसिंग, वाइड स्पेसिंग, स्पेसिंग, है ना। स्पेसिंग मतलब जगह, स्पेस मतलब जगह, है ना। और यहां पर क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं, क्लोज स्पेसिंग, क्लोज स्पेसिंग भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में कुछ भी किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं हाईली नेबरिंग इंटरेक्शन, हाईली नेबरिंग
नेबरिंग स्पेलिंग देख लेना है ना, इंटरेक्शन, हाईली नेबरिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, बट आपको जानकारी तो है ही। अब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देखोगे तो आप तुरंत पहचान लोगे, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लॉजिकल पढ़ लिया ना, तो आपको हो सकता है मैं अगर कोई चीज पूछूं और अचानक से याद नहीं आएगी, बट एग्जामिनेशन हॉल में जब 4 ऑप्शन देखोगे ना तो आसानी से लगा दोगे, तो आपको रिलेट करते आ जाएगा। जब आप रट के जाओगे तो फिर रट के जाओगे तो 4 ऑप्शन देख के आप टिक नहीं कर पाओगे, और अगर आप लॉजिकल पढ़ के जाओगे तो आप चीजें इक्का दुक्का भूल भी गए हो तो 4 ऑप्शन में से लॉजिकली नलीफाई कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। थर्ड कंपैरिजन क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का। अब ये कंपैरिजन में कौन सा बड़ा है, डायमैग्नेटिक में चीख के हमने देखा कि नेगेटिव है और 10⁻⁻5 है, स्मॉल है ना। इसमें क्या बोलते हैं हम, ये क्या है हमारा स्मॉल, निगेटिव भी है और स्मॉल भी है। तो अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ये सब बातें मैं लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन से आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब इसका देखो डिकोड करने का मतलब क्या है, 10⁻⁻5 का मतलब क्या है, ये देखो कि एक यूनिट अगर हमें मैग्नेटाइज करना हो, एक यूनिट अगर हमें मैग्नेटाइज करना हो तो हमें 10⁵ यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। एक यूनिट मैग्नेटाइजेशन करने के लिए 10⁵ यूनिट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है ना। आप ये सोच रहे होंगे सर यहां माइनस यहां प्लस है, उल्टा बोल रहे, इसको 10 इक्वल टू 10⁻⁵ का मतलब क्या है कि हमें एक यूनिट मैग्नेटाइज करने के लिए 10⁵ यूनिट्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ गए। चलो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव रहेगा, बट ये भी क्या है स्मॉल, 10⁻³ रहेगा। तो एक यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिक्वायर्स 10⁻³ यूनिट्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मैग्नेटिक फील्ड में काम हो जाएगा, बट फिर भी बहुत ज्यादा 10⁻³, तकरीबन 1000 यूनिट चाहिए हमें एक मैग्नेटाइजेशन करने के लिए। तो ये दोनों मटेरियल क्या हो गए हमारे मशीन डिजाइनिंग वगैरह में फेल हो गए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इनपुट, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए भी करंट वायर में पहले हमें करंट फ्लो कराना पड़ेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हमें स्ट्रॉन्ग या हमें जो हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हम नहीं बना सकते इन दो मटेरियल से। फिर तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक, इसने हमारी उलझन दूर कर दी, क्योंकि ये पॉजिटिव भी था और साथ में 10⁻³ था। इसका मतलब उल्टा है कि एक यूनिट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, एक यूनिट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास एक यूनिट ही है ना, तो आप कितना जनरेट कर दोगे, 10⁻³ 1000 यूनिट्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन जनरेट कर सकते हो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमें बहुत मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी जिसकी वजह से हम एक यूनिट मैग्नेटाइज कर पाते थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहां पे एक यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 1000 गुना हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, है ना, बहुत काम तो इसने मटेरियल ने कर दिया। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के पहले मटेरियल का समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार मटेरियल की बात करूंगा। इसलिए जब आप देखोगे गेट का जो मुझसे मशीन पावर सिस्टम पढ़े होंगे, तो मैंने मटेरियल के ऊपर अलग से पहले ट्रांसफॉर्मर चालू नहीं किया, पहले मैंने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बहुत पढ़ाया है और उसके बाद ही फिर हम लोग मशीन स्टार्ट करें हैं। तो अब आप लकीली है क्योंकि आपके तो सिलेबस में मैग्नेटिक मटेरियल जेई में तो अलग से आता ही है, तो आपने मैग्नेटिक मटेरियल अगर पढ़ लोगे ना, तो मैं जो ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाऊंगा बोलूंगा फेरोमैग्नेटिक का बना हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत रहेगा क्यों फेरोमैग्नेटिक का बना हुआ है, कि सर यहां तो कम 1 एम्पेयर करंट में तो बहुत हम लोग फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कोर में, है ना। तो ये बहुत सारे जो जवाब हैं जो मैं चीजें समझाऊंगा ना अलग लेवल पे, तो आप अलग लेवल पे समझोगे। ठीक है, चलो तो ये कंपैरिजन बहुत याद रखना है ना, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला। तीसरा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिटेंशन प्रॉपर्टी या फिर रिटेंटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब से आईपीएल आया ना, तो ये प्रॉपर्टी समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखा होगा अभी आईपीएल का ऑक्शन था, थोड़े समय पहले ही था ना, और आपने एक सुना होगा रिटेंशन पॉलिसी। अगर नहीं क्रिकेट से जुड़े हुए हो तो आईपीएल में एक रिटेंशन पॉलिसी होता है कि कई जो भी फ्रेंचाइजी होती है वो अपने कुछ खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, जैसे 3 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी अपने रख सकती है। रिटेन करने का मतलब है कि अपने पास ही रोक सकती है। अब भाई मेगा ऑक्शन है तो सभी खिलाड़ियों की बोली लगेगी, सभी खिलाड़ियों की बोली लगेगी, तो सभी फ्रेंचाइजी को बोला है कि आप अपने अपने 3-3 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो। रिटेन करने का मतलब है कि हाँ भाई ये हम नीलामी में नहीं भेजेंगे, इतने पैसे दे दिए हमने, ये 3 खिलाड़ी हम हमारे पास ही रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है अपने पास रखना, मतलब रिटेन करना। क्या करना? रिटेन करना। तो
तो यहां पर क्या है, खिलाड़ी की जगह पे क्या हो गए, डाइपोल्स हो गए। खिलाड़ी की जगह पे क्या हो गए, डाइपोल्स हो गए। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात करें, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम क्या करेंगे, मैंने 3 केस लिए। डायमैग्नेटिक नेचुरल फॉर्म में ऐसा ही दिखता है ना, वाइडली स्पेसिंग है नेचुरल फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आप बताओ मुझे कि यहां पर जो डायमैग्नेटिक में जो डाइपोल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और स्मॉल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इनका जो नेट रहेगा, नेट जो डाइपोल मोमेंट रहेगा, ये नेट डाइपोल मोमेंट में बाहर की साइड बना देता हूं, ये अपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है। फिर तीसरा केस क्या हुआ कि आपने एक मटेरियल लिया था डायमैग्नेटिक, जब H इक्वल टू 0 का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक अप्लाई नहीं किया, नेचुरली ये था। उसके बाद आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक अप्लाई किया और आपके डाइपोल्स रिवर्स डायरेक्शन में रहे, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर अगर मैंने जब वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, तो देखेंगे कि डाइपोल्स वापस से क्या करेंगे, जो नेचुरल फॉर्म में थे वही के वही हो जाएंगे। यहां पे जो अपोजिशन कर रहा था ये हट जाएगा, बहुत स्लाइटली रहेगा, जिसको हम नेग्लिजिबल ये मान के चल रहे हैं अभी जेईई लेवल के एग्जाम्स के हिसाब से कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो पैरामैग्नेटिक के साथ क्या होता है, ये तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि पर्टिकुलर मटेरियल पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब क्या स्थिति है, जब अप्लाई कर रहे हैं तब क्या स्थिति है, और जब हटा दी तब क्या स्थिति है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से BH कर्व ऐसे ही बनाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, दूसरी डायरेक्शन से लगाएंगे, फिर हटाएंगे, इस तरीके से हम देखेंगे BH कर्व में। बहुत बढ़िया तरीके से हम BH कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो, तो डायमैग्नेटिक की स्थिति क्या हुई कि जैसा पहले था वैसा ही बाद में हो गया, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि फील्ड रहेगी तो ये एक्शन रहेगा, फील्ड नहीं रहेगी तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में ये लौट आएगा। चलो पैरामैग्नेटिक में क्या करेंगे, देखो पैरामैग्नेटिक ओरिजिनली क्या होता है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अलाइन थे, तो नेचुरली तो ये क्या नॉन मैग्नेटिक, नेट फ्लक्स 0 होता है नेचुरली। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब पैरामैग्नेटिक नेचुरली ऐसा दिख रहा है। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो पैरामैग्नेटिक क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक अलाइन करेंगे किस डायरेक्शन में, H के डायरेक्शन में। बट ये अभी भी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। तो इसीलिए इसका जो काई होता है वो क्या होता है, स्मॉल और पॉजिटिव रहता है पैरामैग्नेटिक का, कि डाइपोल्स बहुत बड़े नहीं है, स्मॉल ही है, क्योंकि हमें बहुत मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज करना पाएंगे इसको, है ना। यही तो ड्रॉबैक था हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। चलो अब क्या करें, अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये डाइपोल उस तरफ अलाइन हो गए, और अब हम H हटा देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, तो देन वापस क्या होंगे, ये वापस से अपने ऑलमोस्ट मैं बोल सकता 99% वापस से वही के वही फॉर्म में लौट आएंगे जो पहले थे, है ना। जो पहले कैसे थे, देखो एरो बना रहा हूं, जैसा पहला एरो था वैसा ही मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये एग्जैक्ट, ठीक है, वैसा के वैसा वापस लौट आए। जब H इक्वल टू 0 किया, वापस से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आए। थर्ड मटेरियल देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक नेचुरली क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक नेचुरली डोमेन के फॉर्म में होता है, और अपने अपने डोमेन एक तरफ स्ट्रांगली अलाइन रहते हैं, ये नेचुरल फॉर्म में रहता है। फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो सारे के सारे डाइपोल्स क्या होंगे, एक ही जगह पे अलाइन हो जाएंगे, है ना। मैं बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं बड़े बना देता हूं, 2 एरो बना देता हूं ताकि बहुत ज्यादा रफ नहीं दिखे, है ना। ये क्या हुआ, इस तरीके से एरो आ गए, किसमें, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। स्मॉल क्वांटिटी की ही जरूरत पड़ी, क्यों स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी हमें, बहुत ही स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमने सारे के सारे डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। क्यों, क्योंकि ये डोमेन फॉर्म में थे भाई, एक एक व्यक्ति को बोला उसने सबको पलटा दिया, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए तो हमारा क्या है, एक यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से 10⁻³ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन बन सकता है, क्योंकि सब उस तरह हो गए। बट एक बहुत अच्छी चीज देखी साइंटिस्ट ने कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और जब उसको हटा दिया, जब मैग्नेटिक फील्ड को जब हटा दिया वापस, पहले नेचुरल था फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, अब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम हटा देंगे, H को हटा देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, तब पता चला कि कुछ डाइपोल्स अभी भी क्या है, उसी डायरेक्शन में, ये नेचुरल फॉर्म में वापस नहीं लौटे। बाकी 2 मटेरियल वापस से अपने नेचुरल फॉर्म में लौट चुके थे,
बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वापस अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं लौटा। इसमें क्या हुआ, इतना ऐसा अलाइनमेंट तो नहीं रहा, ये बात तो मानते हैं कि जैसे ही यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा तो यहां पर ऐसा तो नहीं रहा बट वैसा भी नहीं रहा, इसके बीच में रहा समहाउ कि ये यहां पे कुछ इस तरीके से अलाइन हो गए, है ना, थोड़े से बिखरे, थोड़े से बिखरे, बट ये सारे के सारे डोमेन्स का ऑलमोस्ट अगर नेट वो देखेंगे, हर एक डोमेन का जो नेट देखेंगे वो उधर की साइड ही नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ डाइपोल रिटेन रह गए। आपने ये अप्लाई किया है ना, ये आपकी एक फ्रेंचाइजी के अंदर खेले और सारे खिलाड़ी वहीं पे रहे, और जब आपने मेगा ऑक्शन में गए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्रेंचाइजी की तरफ से कुछ डाइपोल्स क्या रहे, उसी तरफ अभी भी अलाइन है। इसका मतलब है कि रिटेन है, रिटेन सम डाइपोल्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं रिटेन डाइपोल अलाइनमेंट, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, ये अभी बीएच कर्व में बहुत काम आएगा। इसी तरीके से मैं बीएच कर्व आपको पढ़ाऊंगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, और रिटेंटिविटी। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रह गई रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी रह गई कि जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और जिस डायरेक्शन में आपके सारे डाइपोल अलाइन थे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो कुछ डाइपोल्स अभी भी उसी डायरेक्शन में अलाइन रह गए। हाँ, कुछ डिस्टर्ब होंगे, सब तो नहीं रहेंगे, बट आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ उसी डायरेक्शन में, क्योंकि ओरिजिनल में तो क्या था, इस डायरेक्शन में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद जब हटा दी तो ये अभी भी कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि आपने जब इनको बोला कि इस डायरेक्शन में चले जाओ, इस डायरेक्शन में आपकी आंखें गड़ाओ, सभी सोल्जर्स को, सभी खिलाड़ी को बोला इधर देखो, और जब आपने हट गए वहां से, जब यहां से हट गए तो ये कुछ आपके क्या हुए, थोड़े से इधर की बजाय इधर देखने लगे, बट पीछे नहीं देख रहे थे। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये जो रिटेंटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है, तो क्या ये हमारे लिए ड्रॉबैक है कि नहीं है, क्योंकि भाई हम तो चाहते हैं कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो तभी ऐसा एक्शन रहे, उसके बाद वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में लौटे। तो ये डिपेंड करेगा आपके एप्लीकेशंस क्या है, डिपेंड क्या करेगा आपके एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि अगर इनको वापस मोड़ना है मुझे, तो वापस अगर मुझे मोड़ना है तो फिर वापस रिवर्स में मुझे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, और इन्हीं मैग्नेटिक ये जो डाइपोल्स का जो बोल सकते हैं चेंजेस हो रहा है ना, डाइपोल्स का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है। क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है, और इसी स्ट्रेन की वजह से हम बीएच कर्व प्लॉट करते हैं, और उसी बीएच कर्व की वजह से ये जो बार बार ऊपर, क्योंकि देखो जब ट्रांसफॉर, आपने कहां सुना हिस्टैरिसीस लॉस, कहां सुना, ट्रांसफॉर्मर में सुना। तो मुझे एक चीज बताइए, ट्रांसफॉर्मर एसी डिवाइस है, इसका मतलब है कि कभी फील्ड ऐसे दोगे, कभी इधर दोगे, साइनोसॉइडल होगा ना, एक बार इधर डायरेक्शन से, एक बार इधर डायरेक्शन से। तो आप जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे ना, तो इस कोर में बार बार एसी होगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में आपका एच आएगा, कभी एच डायरेक्शन में एच आएगा, है ना, चेंज होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब चेंज होगा तो इन डाइपोल्स का डायरेक्शन चेंज करने में क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप होगा, और उसी स्ट्रेन की वजह से हम क्या ड्रॉ करते हैं, हमारा हिस्टैरिसीस कर्व ड्रॉ करते हैं, है ना। और वहीं से फिर हिस्टैरिसीस लॉस की शुरुआत होती है कोर के अंदर, क्योंकि ये कोर है ना, आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर है इससे ही बना रहेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, तो इसके अंदर के कुछ लॉस होंगे, इस कोर के अंदर के जो लॉस होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, कोर लॉस बोलेंगे। और आगे जाके कोर लॉस दो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, है ना। वो सारे हम लोग वहां पे देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में। समझ में आया। तो अभी आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती किसमें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कि कुछ आपके डाइपोल्स अभी भी उधर की साइड में अलाइन हो गए थे, ठीक है। तो ये है, तो इन दोनों में रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती, बट फेरो में रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो अब रिटेंटिविटी का मतलब समझ गए ना, कुछ डाइपोल्स रिटेन रह गए, कुछ डाइपोल्स का अलाइनमेंट रिटेन रह गया, है ना। डाइपोल्स तो सबके सब वही है, उनका अलाइनमेंट रिटेन रह गया, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आईपीएल का शुक्रिया कि रिटेंटिविटी वाला जो शब्द, क्योंकि देखो क्या नेचुरल लाइफ में कुछ शब्द हम सुनते हैं और उससे अगर हम हमारी चीजों को रिलेट करते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, ससेप्टेबिलिटी कर्व किसके बीच में बनता है ये कर्व, मैग्नेटाइजेशन और एच, कि कितना एच अप्लाई करें तो कितना हमें मैग्नेटाइजेशन मिले।
तो इनका रेशो हमें देता क्या है, इसका जो स्लोप रहेगा, जैसे सपोज करो आपने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा ना, तो ओम्स लॉ में हम क्या करते थे कि V एंड I का जब कर्व बनाते थे वोल्टेज और करंट के बीच में, तो रेजिस्टेंस क्या होता था, V बाई I का रेशो होता था, V बाई I का रेशो होता था, तो हमें रेजिस्टेंस जो कर्व मिलता था वो रेजिस्टेंस का मिलता था। तो सिमिलरली या M और H के बीच में अगर हम कर्व बनाएंगे तो किसका मिलेगा, हमें क्या रेशो होता है, M बाई H किसका रेशो होता है, काई का। तो काई का जो रेशो होता है दैट इज काई इक्वल टू M डिवाइडेड बाय H। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले डायमैग्नेटिक के, ठीक है, सबसे पहले हमने बात करते हैं डायमैग्नेटिक की, इसको मैं डाई बोल देता हूं। डायमैग्नेटिक में काई की वैल्यू क्या होती है, काई नेगेटिव होता है, पहली चीज तो नेगेटिव होता है, और साथ में क्या होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव, है ना। काई क्या हुआ, काई आपका रहा स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल। तो हम जो कर्व बनाएंगे वो कर्व ऐसे बनेगा, कर्व ऐसे बनेगा, नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, ये बहुत छोटा छोटा स्लोप है ना। नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप, स्लोप है ना। ग्राफ में काई नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो ऐसा स्लोप ये नेगेटिव ही रहता है, ऐसा पॉजिटिव रहता है, ऐसा नेगेटिव रहता है ना। और स्मॉल, बहुत ही स्मॉल बनाया। चलो नेक्स्ट देखें, ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरा के फॉर्म में क्या होता है, पैरा में काई जो रहेगा, काई जो रहेगा वो आपका रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा मतलब पॉजिटिव स्लोप, और स्मॉल रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्लोप और बहुत ही स्मॉल, है ना। आपको शो करने के लिए मैं बहुत थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, अदरवाइज बहुत ही स्मॉल, है ना। कभी ग्राफ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। और ये ग्राफ हम लोग बहुत कॉमन सेंस जो हमने सीखा है उससे हम लोग आसानी से प्लॉट कर सकते, कुछ रटने वाली चीज नहीं है। यहां पर क्या रहेगा, काई बहुत पॉजिटिव रहेगा और बहुत लार्ज रहेगा, है ना। ये किसका, फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, फेरो की बात कर रहे हैं। फेरो में जो काई रहेगा आपका वो लार्ज और पॉजिटिव, पॉजिटिव, लार्ज और पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा कि कुछ तो लीनियर चलेगा 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 चलेगा, और उसके बाद एक टाइम के बाद इसमें सेचुरेशन आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा। जस्ट लाइक जैसे BH कर्व वगैरह पढ़ेंगे ना, वैसा ही है ये। तो यहां पर इतना पोर्शन जब तक ये सेचुरेशन में नहीं एंटर हुआ ये लीनियर फॉलो होगा, लीनियर, और उसके बाद सेचुरेशन में चले गया मतलब नॉन लीनियर हो गया वो, है ना। उसके बाद सेचुरेशन हो जाएगा, सेचुरेशन। तो ये कर्व किसका है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन का कर्व है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें थी जो हमने सीखी है, जो पढ़ा है उसी हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर इक्वल टू 1+x। तो ये पॉइंट में अलग से देखो, एक टॉपिक मैंने लिखवाया था जब सिलेबस पढ़ाया था कि टेम्परेचर के बाद में रिलेशन बताता किसमें, म्यू में, है ना, किसके बीच में, आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, एम के बीच में, एच के बीच में, काई के बीच में, इन सब के बीच में रिलेशन बताता। बट मुझे लगा कि मैं कंपैरिजन जब सारे के सारे यहां पे कर रहा हूं तो क्यों ना मैं रिलेटिव परमेबिलिटी का कंपैरिजन भी यहीं पे बता दूं। अब कंपैरिजन तो बता दूंगा बट आपके मन में रहेगा सर ये फॉर्मूला कैसा आया, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू 1+ काई का फॉर्मूला कैसा आया। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है तो वो मैं पहले करवा देता हूं साथ में, है ना, और उसके बाद फिर ये वाला स्लाइड देखेंगे हम लोग, ये वाला जो छठा पॉइंट है उसके बाद देखते हैं ना। देखो बहुत बढ़िया तरीके से देखो, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना, एच के फॉर्म में। तो इससे देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, डेंसिटी भी रही होगी, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच बोले या H0 बोले या फिर B0 बोले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से इसके चारों तरफ ये सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है ना। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद इसके अंदर जो डाइपोल में क्या होंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे, मैग्नेटाइजेशन होगा। तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा तो इन डाइपोल्स की वजह से आपकी इंटरनल भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आपकी कुछ होगी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड BM। BM क्या है, आपके डाइपोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर जनरेट हुई। ठीक है, ये दो चीजें होगी। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, B0 प्लस BM, B0 प्लस BM। अब थोड़ा सा आपको एक लॉजिकल चीज बताता हूं। देखो सपोज करो हम लोगों ने क्या किया था, काई जो था, काई M डिवाइडेड बाई H का रेशियो था।
अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने कहीं पर भी काई का यूनिट डिस्कस किया है क्या? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का कोई यूनिट डिस्कस किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है इन दो, और नहीं इसका मतलब क्या, मैंने डिस्कस नहीं किया इसका मतलब क्या है कि यूनिट होगी ही नहीं। अगर होती तो मैं डिस्कस करता, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है, काई का अगर यूनिट नहीं है, डायमेंशनल लेस है, इसका मतलब है कि एम और एच की यूनिट सेम होगी, क्योंकि एच की यूनिट तो होती है तो एम की भी यूनिट होगी, तो एम और एच की यूनिट एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। दैट मीन्स कि जैसा नेचर हम ये बोल सकते हैं कि जैसा नेचर एच का है, नेचर है ना, नेचर बोल रहा हूं मैं, नेचर वाइज इक्विवेलेंट हम एम को बोल सकते हैं। तो जो आपका एच जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से आपके मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली तो है, और यही तो हमने शुरू से पढ़ा है कि भाई मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एक दूसरे को क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि अगर एच जैसा बिहेव करेगा वैसा ही एच की जगह हम लोग अंदर की साइड में एम मान ले। भाई बाहर एच है तो हमारा अंदर की साइड में क्या है, एच है, सॉरी ये हमारा एम है, अंदर की साइड में क्या है, एम है। तो इससे क्या होगा, इससे दो चीजें निकल के आ रही है, कि ये जो बी नॉट है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच, बी इक्वल टू म्यू एच लिखते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला याद है कि नहीं, दो एक फॉर्मूला ये एक और पढ़ा था हमने, बी इक्वल टू म्यू एच लिखते हैं। म्यू क्या होता है, म्यू होता है म्यू नॉट और म्यू आर, ये एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब यहां पर हम जानते हैं कि भाई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर के साइड में तो एयर ही है, तो रिलेटिव तो कुछ होगा नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हवा में जा रही है, कोई रिलेटिव तो नहीं है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। प्लस साथ में हमने क्या पढ़ा कि ये जो म्यू है, म्यू नॉट, क्योंकि ये भी हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल्स में जो रहेगा वहां पर भी अभी रिलेटिव की बात नहीं करेंगे, सिंपली हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात करेंगे। तो म्यू एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू एम हो जाएगा। तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज तो इसका पर वॉल्यूम करके और म्यू करके बहुत सारी डिटेलिंग करते हैं, बड़ा डेरिवेशन होता है, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, है ना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अच्छा, अब ये जो टोटल है, तो टोटल में क्या आएगा, म्यू पूरा का पूरा आएगा, म्यू इंटू एच, टोटल में तो म्यू आएगा, इस म्यू के अंदर म्यू नॉट और म्यू आर सब रहेगा टोटल के अंदर, बट ये जो इंडिविजुअल रहेंगे इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यूज होगी। तो अब यहां पर एक चीज देखो कि अगर हम इसको क्या करें, इसको भी ओपन कर दें, इस म्यू की जगह म्यू नॉट और म्यू आर कर दें और एच कर दें, और यहां पर म्यू नॉट एच एज इट इज प्लस म्यू नॉट एम। और तो अब देखो म्यू नॉट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपस से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहां से म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, यहां से भी कॉमन हो जाएगा, हट जाएगा। तो सिंपल आपका क्या बचेगा, सिंपल आपका यहां पर आपका बचेगा म्यू आर एच इक्वल टू एच प्लस एम। और अब मैं पूरी इक्वेशन को एच से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा म्यू आर इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच प्लस एम डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, प्लस एम डिवाइडेड बाई एच क्या होता है, काई, ये हो गया काई। तो ये बन गया आपका बेहतरीन फॉर्मूला, रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस काई। ये एक फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक फॉर्मूला और होता है एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, जो सेकंड स्टेप से ही आ जाएगा, तो यहां पर सेकंड स्टेप में जो हमने लिखा है ना, बी टोटल जो लिखा हमने, उसमें आप देखो ये सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो बी नॉट प्लस बी एम ये कर दिया, और म्यू नॉट कॉमन ले लेता हूं, म्यू नॉट कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या हो जाए एच प्लस एम, ये हो गया बी टी। तो ये फॉर्मूला भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल का, ये तो ये दो फॉर्मूले आपको ऐसा नजारा देखने को, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको हो सकता है 4 ऑप्शन में दे दे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बस ये डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी डायरेक्टली पूछ ले तो जेई में। अदरवाइज ये डेरिवेशन थोड़ा सा डिटेल वर्जन में जाता है, यहाँ पे हम लोग पर वॉल्यूम और बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएस वगैरह में जब पढ़ाते हैं ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज की कुछ बेचेस अगर हम लोग लेते हैं बाहर, तो वहां पर बहुत डेप्थ में इसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्टली इन छोटी छोटी चीजों से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सबकी वैल्यू गिवन होगी, वॉल्यूम क्या रहेगा, सारा चीज एकदम न्यूमेरिकल साइड से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको न्यूमेरिकल साइड से क्वेश्चन आना नहीं है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज अ जेई बैच। चलो तो अब देखते हैं,
अब समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई हो गया। अब देखो डायमैग्नेटिक, तो लॉजिकल देखो, डायमैग्नेटिक में जो काई होता है वो निगेटिव होता है, तो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, तो म्यू आर तो क्या होगा, 1 से छोटा रहेगा। देखो म्यू आर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, क्योंकि काई जो है आपका वो निगेटिव है ना। तो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी को हम कंपेयर करें डायमैग्नेटिक में, तो 0 और 1 के बराबर, 1 से कम, 1 के बराबर भी नहीं, इक्वल टू का नहीं लगा है, 1 से कम, क्योंकि कम ही रहेगा ना भाई, निगेटिव 1 में से माइनस समथिंग कुछ भी हुआ, कुछ भी छोटा छोटा हुआ तो 1 से तो छोटा ही हो जाएगा ना म्यू आर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक की बात करें, पैरामैग्नेटिक में काई क्या होता है, काई होता है आपका पॉजिटिव और स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, मतलब 1 प्लस समथिंग स्मॉल, 1 प्लस समथिंग स्मॉल। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 प्लस समथिंग है, इसका मतलब 1 से तो बड़ा है, बट हाँ 1 प्लस समथिंग जो के लिया मैंने स्मॉल पॉजिटिव नंबर, 1 प्लस समथिंग कुछ भी रहेगा उससे छोटा रहेगा म्यू आर, उससे छोटा रहेगा, ठीक है, उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 1 प्लस के नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, म्यू आर ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा रिलेटिव परमेबिलिटी। ये म्यू आर तो आपका 1600 से 2000 के बीच में बहुत सारी जगह पे वेरी कर सकता है आयरन वगैरह के लिए, तो आपका ये क्या रहेगा, म्यू आर तो बहुत ज्यादा रहेगा। अब देखो थोड़ी सी एक लॉजिकल बात देखोगे तो पेरा ऑलमोस्ट, ये जो काई है थोड़ी देर के लिए तो बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि म्यू आर है ना, एक लॉजिकल पॉइंट ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली म्यू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और ये भी क्या है जी 1 से थोड़ा सा ही कम रहेगा, क्योंकि 1 माइनस समथिंग तो वो 10 टू द पावर -5, मतलब 0.00000 5 बार आने के बाद फिर कोई वैल्यू आएगी, तो ये भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 1 के लगभग बराबर। तो अब अगर नॉर्मल याद रखना है तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है ऑलमोस्ट 1 होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है बोल सकते हैं, और इसका बहुत ज्यादा होता है। बट हाँ थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आया तो आप ये बोल सकते हैं म्यू आर लेस देन 1 है, अप्रोक्सीमेटली 1 बोल दिया हमने, बट एक्चुअल में देखें तो 1 से तो कम ही है। हाँ ये 1 के बराबर जा भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ये मैंने जो येलो कलर से लिखा है ना, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा अब देखो म्यू नॉट के बारे में क्या होगा, कि यहां पर नो जो म्यू है, म्यू क्या आता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ म्यू नॉट और म्यू आर। तो अब यहां पे कंपेयर क्या हो रहा है, इस म्यू का कंपेरिजन इस म्यू नॉट से हो रहा है, कि जो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई गिवन मटेरियल का परमेबिलिटी ये है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से, क्योंकि म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो कई बार आपको कंपैरिजन जो होगा, आप किसी मटेरियल का परमेबिलिटी दे दिया आपको और बोला कि ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से कम है, ज्यादा है, तो कौन सा मटेरियल है, क्वेश्चन पूछ लिया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका एक मटेरियल है, उसका परमेबिलिटी नॉट रिलेटिव, सिर्फ बोला परमेबिलिटी लेस देन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, तो कहां पे हो रहा है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट, और आपका जो गिवन मटेरियल उसका परमेबिलिटी कम है, लेस देन है, तो कौन सा मटेरियल कहलाया, डायमैग्नेटिक। तो ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों लेस है, देखो आप क्यों लेस, आप समझोगे इस चीज को कि आपका जो म्यू आर है वो 1 से कम है, 1 से कम है मतलब 0.8, 0.9, 0.7 ऐसा कुछ होगा, 1 से कम का मतलब है। अब 1 का मतलब है तो कोई भी चीज देखो, अगर मान लो किसी भी चीज में सपोज करो म्यू नोट में ले लेता हूं 4 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और म्यू आर जो ले लिया मैंने वो 0.1 ले लिया या 0.9 ले लिया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा म्यू नोट और म्यू आर का, तो वो 4 इंटू कितना हो जाए 9 × 36 3.6 हो जाएगा। ये हो गया म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू जब भी कभी पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होती तो वैल्यू को छोटा कर देती है। तो आपका यहां पे म्यू अगर 1 से कम है, दैट मीन्स कि 1 से कम होने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं 0.8, 0.9, 0.7 ऐसा कुछ आ रहा होगा, एक हाइपोथेटिकल मैंने नंबर ले लिया, उसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो और छोटा कर देगा। तो आप तो ये सब चीजें याद मत रखो, डायरेक्टली याद रखो कि म्यू जो आपका म्यू नॉट से छोटा रहेगा, बाकी जगह पे म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट रहेगा, है ना। यहाँ ग्रेटर है क्योंकि पॉजिटिव और स्मॉल नंबर है, तो म्यू आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन म्यू नॉट। और यहां पर क्या रहेगा, क्योंकि 1 से तो बड़ा ही है ना आपका, देखो 1 से तो क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब मल्टीप्लीकेशन 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो आपका म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से तो म्यू जो किसी भी सब्सटेंस का अगर गिवन रहेगा परमेबिलिटी तो ज्यादा रहेगा।
और यहां तो बहुत ही ज्यादा रहेगा क्योंकि म्यू आर अपने आप में 2000-3000 के आसपास है, ठीक है, तो यहां तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये रहा आपका रिलेटिव परमेबिलिटी का एक रिलेशन और कंपैरिजन, है ना। तो ये मैंने एक टॉपिक यहां पे इसी लेक्चर के अंदर समेट दिया। दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ठीक है। तो बस बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेबरिंग इंटरेक्शन वाला, और वहीं से हम लोग, क्योंकि अब हमने क्या किया है कि भाई डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तीनों मटेरियल पढ़ लिए, तीनों के बीच में अच्छा खासा कंपैरिजन देख लिया हमने। अब कंपैरिजन देख लिया, अब बचे हुए दो और है ना, दो और है हमारे। 5 पांडवों में से 3 पांडवों को पढ़ लिया, 2 पांडव और है हमारे, कौन है, एंटीफेरो और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि ये कहां से आते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनका क्या यूज है, इनका काई क्या है, क्या नहीं है ना। तो इन बचे हुए दोनों मटेरियल को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो मजा आया होगा इस। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां से भर भर के हमने क्वेश्चंस करे हैं। क्वेश्चंस तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के ही फॉर्म में सारे के सारे, है ना, यहां से ये सब क्वेश्चन ही बनते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इन्हीं टॉपिक से आप फटाफट सारे के सारे, जितनी अच्छी थ्योरी समझोगे उतना अच्छे से आप सारे के सारे क्वेश्चन टिक कर दोगे, ठीक है। तो बस अब जल्दी से फटाफट हम बचे हुए 2 और हमारे मटेरियल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे, फिर जो बची कुछ छोटी छोटी चीज BH कर्व, मैग्नेटो स्ट्रक्शंस हो गया, और ये सब देख के फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।